फिल्म की शुरुआत में हम एक आर्मी बेस में एक शवगृह देखते हैं। एक वैज्ञानिक था जो अपने सहायक को रसायन की 200 बोतलें नदी में डालने का आदेश देता है, लेकिन असिस्टेंट कहता है कि अगर हम इस खतरनाक केमिकल को समुद्र में डाल देंगे तो ये समुद्री जानवरों के लिए खतरनाक होगा, क्योंकि यह उन जानवरों को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन वह वैज्ञानिक अपने सहायक को नज़रअंदाज कर देता है और वह रसायन की 200 बोतलें खाली करने का आदेश देता है। वह सहायक रसायन की 200 बोतलें नदी में फेंक देता है। इसके बाद हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हमें 2 मछुआरे दिखाए गए हैं। वे मछलियाँ पकड़ रहे थे। उन्हें नदी में एक अजीब जीव दिखाई देता है। उस जीव के कई पैर थे। वे सोच रहे थे कि यह जानवर बदल गया है और ऐसा हो गया है। वह छोटा सा जीव तेज था। वह उनके हाथ से छूटकर फिर पानी में चला जाता है। अब 4 साल बाद हमें गैंगडू नाम का एक आदमी दिखाया गया है। गैंगडू सीधा और सरल था। वह बुद्धिमान नहीं था और वह अक्सर छोटी छोटी गलतियां करता था। गैंगडू की एक बेटी है जिसका नाम ह्यूनसियो है। गैंगडू अपनी बेटी ह्यूनसियो से बहुत प्यार करता है। वह उसकी देखभाल करता है। रोज की तरह आज भी ह्यूनसियो अपने पिता से एक नए सेल फोन की मांग करती है, इसलिए अपनी बेटी के लिए नया सेल फोन खरीदने के लिए गैंगडू पैसे इकट्ठा कर रहा था। गैंगडू के पिता भी उसके साथ रहते हैं। वह ह्यूनसियो की देखभाल करता है। गैंगडू की एक बहन है जो क्रॉसबो चलाने में काबिल थी। गैंगडू अपनी बहन को अपनी बेटी ह्यूनसियो के साथ लाइव देख रहा था। वह क्रॉसबो पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही थी। तभी गैंगडू के पिता वहां पहुंचते हैं। वह गैंगडू से ग्राहक को बियर देने के लिए कहता है और फिर गैंगडू अपने ग्राहकों को बियर देने जाता है। तभी उन्हें पुल पर एक मछली जैसा जीव दिखाई देता है। कुछ समय बाद यह उनके पास आता है। गैंगडू सहित वहां के सभी लोग उस जीव पर बियर फेंकते हैं। इसके बाद जीव वहां से चला जाता है। फिर कुछ देर बाद गैंगडू देखता है कि वह भयानक जीव पानी से बाहर आ गया है और ये लोगों पर हमला करते हुए उन्हें अपना शिकार बना रहा है। ये देखकर गैंगडू डर जाता है और वह अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाता है। वह जीव एक आदमी को खाने की कोशिश करता है, लेकिन गैंगडू एक भारी साइन बोर्ड उठाता है और उसे अपनी पूंछ पर फेंक देता है। इससे उस जीव की पूंछ से खून बहने लगता है। वह खून गैंगडू के चेहरे पर भी गिरता है। फिर वह जीव गैंगडू को अपना भयानक चेहरा दिखाता है। गैंगडू देखता है कि वह जीव एक आदमी को निगल रहा है। ये देख गैंगडू डर जाता है और वह वहां से भाग जाता है। फिर हम देखते हैं कि ह्यूनसियो और उसके दादा अभी भी उसकी बहन का लाइव प्रदर्शन देख रहे थे। गैंगडू की बहन सेमीफाइनल में असफल हो गई। इससे ह्यूनसियो परेशान हो जाती है और वह बाहर आ जाती है। तभी गैंगडू वहां पहुंचकर ह्यूनसियो का हाथ पकड़ लेता है और वहां से उसे लेकर भागने लगता है, क्योंकि वह प्राणी उनका पीछा कर रहा था। ह्यूनसियो दौड़ते समय गिर जाती है, लेकिन गैंगडू ह्यूनसियो का हाथ पकड़ लेता है और वे फिर से भागने लगते हैं। कुछ दूरी पर आने के बाद गैंगडू देखता है कि उसने दूसरे बच्चे का हाथ पकड़ रखा है। इसी बीच वह जीव ह्यूनसियो के पास आता है और उसे अपने साथ नदी में ले जाता है। ये देखकर गैंगडू चौंक जाता है। थोड़ी देर बाद जिन लोगों ने उस जीव को पास से देखा था उन्हें हॉल में बंद कर दिया गया था। इसके अलावा सेना और पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया है। हॉल में उन लोगों की तस्वीरें थीं जिन्हें उस राक्षस ने मारकर खा लिया था। उन तस्वीरों में ह्यूनसियो की तस्वीर भी थी। ये देखकर उसके अपने दुखी हो जाते हैं। वहाँ गैंगडू की बहन और उसका भाई भी वहाँ पहुँचते हैं। गैंगडू का भाई उसे बहुत पीटता है, क्योंकि अगर गैंगडू आज गलती से दूसरी लड़की का हाथ नहीं पकड़ता तो ह्यूनसियो जीवित होती। तभी उस हॉल में हजमत सूट पहने एक आदमी आता है। वह उनसे कहता है कि अगर कोई उस जीव के करीब गया है या उसे छू लिया है तो अपना हाथ उठा दें। फिर गैंगडू तुरंत अपना हाथ उठाता है। वह बताता है कि उस जीव का खून मेरे चेहरे पर गिरा था। ये सुनकर दूसरे आदमी गैंगडू को पकड़ लेते हैं। वह कहते हैं कि इसके पास भी वह वायरस है जो उस प्राणी में है। रात में गैंगडू को किसी का फोन आता है। जब उन्होंने वह कॉल रिसीव किया तो वह कॉल उनकी बेटी ह्यूनसियो का था। ह्यूनसियो अपने पिता गैंगडू से कहती है कि पापा मुझे बचा लो। गैंगडू ह्यूनसियो से पूछता है कि इस समय आप कहाँ हैं। इस पर ह्यूनसियो कहती है कि मैं एक पुल के नाले में हूँ। मेरे अलावा और भी कई लोग हैं। ये सुनकर गैंगडू और उसका परिवार खुश हो गए क्योंकि ह्यूनसियो जीवित थी। अगले दिन जल्द वह ह्यूनसियो की बात पुलिस को सूचित करते हैं। इस पर उस पुलिस अधिकारी का कहना है कि गैंगडू के शरीर में वायरस तेजी से फैल रहा है, इसलिए वह ऐसी बात कर रहे हैं। इतना कहकर वह पुलिस अधिकारी उसकी मदद करने से इनकार कर देता है। लेकिन गैंगडू के पिता का एक दोस्त पुलिस अधिकारी था। वहीं उसकी मदद लेकर वे वहां से भागने में सफल हो जाते हैं। वे अपने साथ बंदूकें, हथियार और कुछ जरूरी चीजें ले जाते हैं। फिर वे चेकिंग एरिया को पार करते हुए आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कोई अधिकारी उन्हें चेकिंग एरिया से आगे नहीं जाने देता, क्योंकि ब्लॉक क्षेत्र में जाने के लिए उन्हें आईडी की जरूरत पड़ती है। उस वक्त उनके पास कोई आईडी कार्ड नहीं था। लेकिन फिर गैंगडू के पिता ह्यूनसो के लिए एक मोबाइल खरीदने के लिए एकत्र किए गए पैसे उन्हें दे देते हैं और वह से निकल जाते हैं।
तभी हम देखते हैं कि उस भयानक जीव ने पीली यूनिफॉर्म वाले 2 व्यक्तियों को अपना शिकार बना लिया। यह उन्हें भी पुल के उस नाले में ले जाता है और वह उन्हें वहां इकट्ठा कर रहा था कि अगर उसे भूख लगेगी तो वह उन्हें एक एक करके खा लेगा। वह जीव ह्यून सेओ को भी यहाँ ले आया था। जब वह जीव ह्यून सेओ को यहाँ ले आता है तो ह्यून सेओ वहाँ एक छोटे से पाइप में छिप जाती है और ह्यून सेओ ने उन लोगों से मोबाइल ले लिया था और उसने अपने पिता गैंगडू को बताया कि वह जीवित है। इसके बाद शाम को हमें उस पुल के नीचे 2 भाई दिखाई देते हैं। उनमें से छोटे भाई का नाम से जू था। वे भाई गैंगडू की दुकान से खाने का सामान चुराने के लिए वहां गए थे। वे खाने का सामान चुरा लेते हैं क्योंकि वे गरीब थे, उनके पास कोई घर नहीं है, इसलिए वे हमेशा खाना चुरा कर ही खाते हैं। जब वे भोजन चुरा कर जा रहे थे तभी वह प्राणी उन पर हमला कर देता है। वह राक्षस बड़े भाई को मार डालता है और छोटे भाई से जू को अपने साथ ले जाता है। ह्यून सेओ वहां आती है और देखती है कि वह लड़का जीवित है। ह्यून सेओ उसका नाम पूछती है। वह कहता है कि मेरा नाम से जू है। तभी हम देखते हैं कि गैंगडू और उसके परिवार के सदस्य उनकी दुकान पर आते हैं। खाना खाने के बाद वे वहीं सो जाते हैं। अगली सुबह जब गैंगडू उठा तो उसने देखा कि वह जीव उनकी दुकान के बाहर खड़ा था। ये देखकर गैंगडू के पिता उसको गोलियों से भूनना शुरू कर देते हैं। वह जीव भी उनकी दुकान पर हमला कर देता है और उसे पलट देता है। गुस्से में वे बाहर आते हैं और उस प्राणी पर गोलीबारी शुरू कर देते हैं, लेकिन प्राणी अपनी जान बचाने के लिए तुरंत वहां से भाग जाता है। वे उस पर इतनी गोलियां बरसाते हैं कि वे भूल जाते हैं कि उनकी बंदूकें खाली हो जाएंगी। जल्द वह पानी में चला जाता है। तभी फायरिंग की आवाज सुनकर पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। अब पुलिस उनकी ओर आ रही थी। वे नदी के दूसरी ओर जाते हैं जहां से वह प्राणी गया था। जाते हुए गैंगडू के पिता ने उससे अपनी बंदूक ले ली। उसकी बंदूक में एक गोली बची हुई थी। इसी बीच वह प्राणी गैंगडू के पिता के पास आता है। गैंगडू के पिता उस भयानक जीव पर बंदूक तान देते हैं और वह ट्रिगर दबाता है, लेकिन फिर देखता है कि बंदूक में एक भी गोली नहीं है। तब गैंगडू को भी एहसास होता है कि बंदूक में गोलियां नहीं थी। अब वह प्राणी गैंगडू के पिता पर हमला करता है। फिर वह फिर से नदी में चला जाता है। जल्द गैंगडू अपने पिता के पास आता है और देखता है कि उसके पिता अब मर चुके हैं। पुलिस गैंगडू को पकड़ लेती है और अपने साथ ले जाती है। यहाँ हमें पता चला कि दरअसल पुलिस ने गैंगडू के पूरे परिवार को पकड़ने के लिए इनाम की घोषणा की है, क्योंकि वे उस प्राणी के संपर्क में थे। गैंगडू तो पकड़ लिया गया, लेकिन गैंगडू के भाई और बहन को पकड़ने के लिए पुलिस ने इनाम की घोषणा की है। गैंगडू का भाई अपनी बहन को ह्यून सेओ का पता भेजता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉक्टर गैंगडू पर तरह तरह के प्रयोग कर रहे थे। इसके अलावा वे उसे सता भी रहे थे, पर यहाँ किसी तरह गैंगडू समझदारी से काम लेता है और वह डॉक्टरों के जाल से बाहर भाग जाता है। ह्यून सेओ अपने पिता के आने का इंतजार कर रही थी। वह सोचती है कि उसके पिता उसे बचाने आएंगे। अब गैंगडू की बहन उस पुल के नीचे आती है। वह अपने क्रॉसबो के साथ वहां आती है और यही वह स्थान है जहां ह्यून सेओ है। पर जल्द वहां वह प्राणी गैंगडू की बहन पर हमला करता है और वह वहां से भाग जाता है। फिर हम ह्यून सेओ और सेजू को कपड़े के टुकड़ों को एक साथ बांधकर रस्सी बनाते हुए देखते हैं। वे उस रस्सी को लोहे की जाली पर फेंक देते हैं, लेकिन वह कपड़े की रस्सी छोटी थी, जिस कारण अब वे वहां से भागने का मौका खो चुके हैं। इसके बाद गैंगडू का भाई भी उस पुल के नीचे आ जाता है। वहां उसे एक बेघर आदमी मिलता है। गैंगडू का भाई उस बेघर आदमी की मदद से पेट्रोल बम बनाने में सफल हो जाता है। अब वे वहां जा रहे थे जहां वह जीव रहता था। अब गैंगडू को भी ह्यून सेओ का स्थान पता है, इसलिए उसे वह पुल मिल गया जहां ह्यून सेओ है। लेकिन अब इस समय ह्यून सेओ और वह बच्चा सेजू उस प्राणी के मुंह में थे। फिर हम देखते हैं कि लोग सड़क पर विरोध कर रहे थे कि डॉक्टरों ने गैंगडू पर अत्याचार क्यों किया। जल्द ही वह जीव उस भीड़ के पास आता है, जिस कारण वे सभी अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। जल्द ही गैंगडू और उसके भाई बहन भी वहां पहुंचते हैं। वैज्ञानिकों ने उस राक्षस को मारने के लिए गैस बना ली है। वे उस गैस को उस प्राणी पर डालते हैं। इससे वह सूंघते ही जमीन पर गिर पड़ता है और बेहोश हो जाता है। इस बीच गैंगडू अपनी बेटी ह्यून सेओ और उस बच्चे से जू को उस प्राणी के मुंह से निकाल लेता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि ह्यून सेओ मर चुकी थी, लेकिन वह छोटा बच्चा से जू जीवित था। थोड़ी देर बाद वह प्राणी फिर खड़ा होकर उन पर हमला करने ही वाला था, लेकिन बेघर आदमी उस प्राणी के मुंह में पेट्रोल की कैन उड़ेल देता है और गैंगडू की बहन उस प्राणी पर अग्निबाण चलाती है। इससे उस प्राणी में आग लग जाती है और वह जलने लगता है। वह प्राणी अब अपनी जान बचाने के लिए पानी की ओर भागता है, लेकिन तभी सामने गैंगडू आ जाता है और वह उस प्राणी के मुंह में रॉड घोंप देता है, जिस कारण वह तड़पकर मरने लगता है। लेकिन इस दौरान उसने अपने लोगों, अपने पिता और अपनी बेटी को खो दिया था। अब से जू भी बेघर थी और उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए गैंगडू उसे गोद ले लेता है और वह उसे अपना बेटा बनाता है। कुछ दिन बाद गैंगडू अब एक बुद्धिमान और अच्छा इंसान बन गया और अपनी दुकान भी अच्छे से चला रहा था। वह सेजू को अपने बेटे की तरह प्यार करता है और यहीं ये फिल्म खत्म हो जाती है।